हेलो स्टूडेंट्स, हम जो यूनिट नंबर सेकंड है इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है सम्मिश्र समाकलन और कॉची-वुरसा प्रमेय ये कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए, सारे क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट किए। अब हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 8 भी आपके यूनिट नंबर सेकंड में है। यूनिट नंबर सेकंड के दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इससे, चैप्टर 7 और 8 से। और इस चैप्टर 8 में आपके थर्ड यूनिट का भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको जितना करना है ना पेपर में, जितना पेपर में करना है 50% करना है, उससे भी ज्यादा करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेनी है अपन को, क्योंकि अपना टारगेट है 40/40 का, वो कंप्लीट करना है। तो कोई रिस्क का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको पूरा कंटेंट में आपको देने की कोशिश कर। आज हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है कॉची प्रमेय के अनुप्रयोग। देखिएगा, पहले नेम का मीन समझिएगा। कॉची प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, अब उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। कॉची प्रमेय क्या थी? कॉची प्रमेय आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि एक से संबद्ध प्रदेश है जी, उसमें सी कोई समृद्ध कंटूर है, ठीक है। एफ जेड इस जी में एनालिटिक है और एफ डैश जेड 0 है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होता है। ये कॉची क्या थी? कॉची समाकलन प्रमेय थी। और उसमें से जब एफ डैश जेड बराबर 0 को गूढ़सा ने निकाल दिया था, तो क्या बन गई? ये कॉची-वुरसा प्रमेय बन गई। देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने अब तक जो पढ़ा दिया वो आपको एकदम बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो जिस तरह से कंटेंट दे रहा हूं ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्रॉमिस है आपसे, इतना अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिएगा, कॉची प्रमेय हमने पढ़ ली। अब इसका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने पढ़ी है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, वो उसका अनुप्रयोग कहलाता है, ठीक है सर। अनुप्रयोग। तो देखिएगा, ये जो कॉची प्रमेय है ये सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसी प्रमेय से बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। तो कॉची प्रमेय के द्वारा देखिए हम चैप्टर 8 में क्या क्या चीजें निकालेंगे। इस कॉची प्रमेय के द्वारा हम कॉची समाकल सूत्र निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद निकालेंगे विश्लेषित फलनों के अवकलज। देखिए, मैं आपसे बार बार, मैंने 2-3 बार एक थ्योरम यूज में ली थी, चैप्टर नंबर 3 में भी ली थी और चैप्टर नंबर 7 में भी ली थी, कि विश्लेषित फलनों के अवकलज भी विश्लेषित होते हैं। और मैंने आपसे ये बोला था कि इसको हम चैप्टर नंबर 8 में प्रूफ करेंगे, तो यहां अपन इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मोरेरा प्रमेय। मोरेरा प्रमेय क्या है? फिर इसके बाद टेलर और लोरा श्रेणी पढ़ेंगे और फिर महत्तम मापांक प्रमेय पढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें निकल के आई हैं सम्मिश्र विश्लेषण में, ये किससे निकल के आई हैं? कॉची प्रमेय से निकल के आई हैं। तो ये सभी क्या हो गए? कॉची प्रमेय के अनुप्रयोग। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कॉची समाकल सूत्र। देखिएगा, कॉची समाकल सूत्र जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, आपके एग्जाम में 2000 में, 5 में, 7 में, 9 में, 10 में, 16 में, 18 में काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको एक एक कंसेप्ट को, इसको ध्यान से समझना है। तो इसका प्रूफ वेरी वेरी मोस्ट है। अभी तक आपने पढ़ा था कॉची समाकल प्रमेय, अब आप पढ़ोगे कॉची समाकल सूत्र, और इसको किससे प्रूफ करोगे? कॉची समाकल प्रमेय से प्रूफ करोगे, ठीक है सर। ओके, कॉची समाकल सूत्र होता क्या है? कॉची समाकल सूत्र ये होता है एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये होता है कॉची समाकल सूत्र। अब इसको क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो एक थ्योरम आपको दे रखी है आपके सिलेबस में, वो थ्योरम को मैं स्टेटमेंट लिख दिया है और इसको अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि कॉची समाकल सूत्र लिखिए, वैसे सिद्ध कीजिए। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। या फिर क्या करता है वो? आपको थ्योरम का स्टेटमेंट दे देता है इस प्रकार और ये कहता है सिद्ध कीजिए। तो बात एक ही है। देखिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि यदि एफ जेड एक सरल समृद्ध कंटूर है सी के अंदर व ऊपर, सी के अंदर व ऊपर विश्लेषित, हाँ जी, एक फलन है एफ जेड, वो एक सरल समृद्ध कंटूर है सी, एक सरल समृद्ध कंटूर है सी
इसके अंदर व ऊपर, यानी इसके अंदर और इसके ऊपर मींस यहां क्या है, विश्लेषक है, विश्लेषक है। और ए, इस सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर कोई एक बिंदु है ए, तो इस बिंदु ए पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, एफ जेड की वैल्यू होगी, वो ये होती है एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा कॉसी समाकल सूत्र। चलिएगा इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ एक एक स्टेप को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज को आपको मीन बताऊंगा उसका कि इसका क्या मीन है, ये यही क्यों आया, ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है। देखिए मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, ये बहुत अच्छा और बहुत ही प्योर कंटेंट दे रहा हूं, हर कोई इसको नहीं दे सकता है, तो आप इसको समझिए बहुत अच्छे से। चलिएगा स्टार्ट करते हैं सर। देखिएगा प्रूफ में क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई है थ्योरम में वो हम मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, रटने का नहीं है कुछ भी, आराम से जो चीज दी हुई है वो लिखो कि माना फलन एफ जेड सरल समृद्ध कंटूर, सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर में ऊपर विश्लेषक है, अंदर व ऊपर विश्लेषक है, ये चीज दी हुई है तो ये हमने मान ली। तथा ए, इस कंटूर में कोई बिंदु है, इस कंटूर में ये चीज भी दी हुई है, कंटूर में कोई बिंदु है, ठीक है सर, इस कंटूर में कोई बिंदु है, ये चीज हमें दी हुई है, ये चीज हमने मान ली, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसका डायग्राम भी बना दो एक छोटा सा साइड में, जिससे बूढ़ी आत्मा एकदम खुश हो जाए, उसको पता लगे कि ये जो स्टूडेंट है इसको इंटरनली नॉलेज है, रट के नहीं आया चीजों को, तो ये चीज मान ली। अब हम क्या करते हैं कि ओके, अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सर्वप्रथम हम ए को केंद्र मानकर एक वृत्त, और वृत्त का नाम दे दिया मैंने गामा, ये गामा वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो ये ए है, इसको हमने केंद्र मान करके एक छोटा वृत्त बनाया गामा, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान ली आर, और हम जानते हैं कि जो क्लोज कंटूर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गई गामा और ये हो गया सी, ये क्या हो गया सी। तो हम जानते हैं कि जो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको देखिए पहले भी बता चुका हूं, आप हमने जो चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन किए थे कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर है, तो सर्कल की इक्वेशन होगी जेड माइनस ए का मॉड बराबर आर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर, ओके। अब देखिएगा चूंकि फलन एफ जेड तथा 1/z माइनस ए दोनों समृद्ध वक्र सी तथा गामा से घिरे वलयाकार प्रदेश में विश्लेषक है, वलयाकार प्रदेश में क्या है, विश्लेषक क्या है, क्या बिल्कुल, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है कि एफ जेड जो है वो सी के अंदर और ऊपर विश्लेषक है, ठीक है।
और 1/z माइनस ए फंक्शन है। अब 1/z माइनस ए जो फंक्शन है ये z बराबर a पर ही तो क्या विश्लेषक नहीं होगा, इसके अलावा तो हर पॉइंट पर विश्लेषक होगा ना, क्योंकि z बराबर a पर ये 0 और 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसके अलावा तो सारे पॉइंट्स पर ये विश्लेषक होगा। चैप्टर नंबर 7 में याद हो तो एक क्वेश्चन भी ऐसा मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो इसका और इसका जो वलयाकार प्रदेश बना है, इस वलयाकार प्रदेश में ये जो फंक्शन है fz और 1/z माइनस ए ये दोनों विश्लेषक है, क्योंकि z बराबर ए तो यहाँ आ गया, दोनों क्या है विश्लेषक है, बिल्कुल। और हम जानते हैं कि दो विश्लेषक फलनों का गुणनफल भी विश्लेषक होता है। दो विश्लेषक फलनों का गुणनफल भी विश्लेषक होता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये तो हम जानते हैं इस चीज को, विश्लेषक होता है। तो अतः जो fz है और fz भी विश्लेषक है और 1/z माइनस ए भी विश्लेषक है, तो इसका जो गुणनफल है ये गुणनफल भी विश्लेषक होगा किसमें, इस वलयाकार प्रांत। अतः fz/z माइनस ए इस वलयाकार प्रांत में क्या है विश्लेषक है, वलयाकार प्रांत में विश्लेषक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विश्लेषक है। अतः कौशी समाकल प्रमेय से कौशी समाकल प्रमेय से देखिएगा, अब आपको जो पीछे जो मैंने चीजें पढ़ा के आया हूं वो यदि याद होंगी तो ही समझ में आएगी ये चीजें। मैंने आपको उस टाइम चैप्टर नंबर 7 में एक थ्योरम पढ़ाई थी कि यदि एक सरल समृद्ध कंटूर C के अंदर एक अन्य समृद्ध कंटूर C1 है और fz C और C1 से घिरे वलयाकार प्रांत में विश्लेषक है, तो इंटीग्रेशन C fz dz बराबर इंटीग्रेशन C1 fz dz होता है। अर्थात दोनों वक्रों के अनुदिश जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, मैंने पढ़ाई थी। और ये थ्योरम जो प्रूफ की थी वो किससे आई थी, कौशी समाकल प्रमेय से ही तो आई थी। तो इसलिए कौशी समाकल प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि इस वक्र के अनुदिश, क्योंकि ये जो फलन है fz/z माइनस ए इस वलयाकार प्रांत में विश्लेषक है, इसलिए इस फलन का इस वक्र के अनुदिश इंटीग्रेशन और इस वक्र के अनुदिश इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कौशी समाकल प्रमेय से हुई, हमने थ्योरम प्रूव की थी तो उससे ही लिख रहा हूं मैं चीज, ठीक है। तो इंटीग्रेशन C fz/z माइनस ए dz बराबर इंटीग्रेशन गामा fz/z माइनस ए और ये dz। यहां तक बात आपके समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मौसम काफी खराब है, लाइट चली गई है, लेकिन हम हमारी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ओके सर। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब ये जो थ्योरम आई है, ये जो इक्वेशन आई है, इसमें यदि इंटीग्रेशन गामा f a अपॉन z माइनस ए dz घटा दूं और जोड़ दूं तो इस इक्वेशन पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? यदि इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन गामा f a अपॉन z माइनस ए dz यदि मैं घटा दूं और जोड़ दूं तो इस इक्वेशन पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो देखिएगा इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस ए dz बराबर, देखिएगा इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन गामा fz अपॉन fz माइनस f
अपॉन जेड माइनस ए dz लिख सकते हैं सर इसको, और प्लस इंटीग्रेशन गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए dz। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब देखिएगा जो गामा था वो गामा क्या था, अब हमको इस वाली टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो गामा क्या था, गामा था z माइनस ए का मॉड बराबर r। तो जब z माइनस ए का मॉड बराबर r है तो z माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, r e की पावर आयोटा थीटा। मैंने आपको बताया था, क्योंकि यदि किसी सर्कल की इक्वेशन z माइनस ए का मॉड बराबर r है तो z माइनस ए बराबर r e की पावर आयोटा थीटा हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो इससे z की, तो इससे dz बराबर क्या आ जाएगा, dz बराबर आ जाएगा r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, और ये d थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या है, सर्कल की इक्वेशन है तो थीटा की लिमिट होगी 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई क्या होगी, सर्कल की लिमिट होगी। तो ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। नाउ इंटीग्रेशन गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए की जगह आर ई की पावर आयोटा थीटा, और डी थीटा की जगह आर ई की पावर आयोटा थीटा, और ये आयोटा और ये डी थीटा, और लिमिट भी लगा दो, चलो ये हो गई 0 to 2 पाई, ठीक है सर, ओके। तो इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर देखिए ये तो इधर है, ये इंटीग्रेशन गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए dz। अब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो आप, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा से e की पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, आयोटा एफ ए बचेगा, ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और ये d थीटा। और इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई इंटीग्रेशन गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए dz की, और इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इस समीकरण 2 का क्या करेंगे, समीकरण 1 में यूज करेंगे। तो यूज 2 in 1, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz प्लस बराबर इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए और dz, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आयोटा एफ। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और ये dz, और इसको इधर ले आएंगे तो 2 पाई आयोटा एफ ए बराबर इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा मेरे को ये वाली टर्म में वो क्या बनानी है, जीरो बनानी है। क्या बनानी है सर, जीरो बनानी है। क्यों बनानी है जीरो, क्योंकि यदि ये जीरो बन जाएगी तो इस माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए को इधर ले जाऊंगा तो प्लस 2 पाई आयोटा एफ ए हो जाएगा, और इस एफ ए के मल्टीप्लाई में जो 2 पाई आयोटा है उसको इसके डिवाइड में ले जाऊंगा तो मेरा जो कॉसी समाकल सूत्र है वो आ जाएगा एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz, ये आ जाएगा। यानी इसको जीरो बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स का ये गुरु मंत्र है कि जब भी कॉम्प्लेक्स में किसी इक्वेशन की किसी साइड को जीरो बनाना हो तो उस इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी आपको एक गुरु मंत्र बताया था और बोला था इसका काफी जगह यूज होगा, तो इसलिए इसका क्या लेंगे हम, मॉड ले लेंगे। मॉड ले लिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। बिल्कुल आप एक एक स्टेप को देखिए समझते चलें, आपको नोट्स मिल जाएंगे,
उसमें आराम से अपने नोट्स बना लेना, आराम से उसमें समझ लेना। यहां बस आप एक एक स्टेप को समझते चले तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए। और मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताई थी कि जब मॉड इन पर अलग अलग होगा तो यहाँ क्या है कि ये संख्या बड़ी हो जाती है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल का साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए का मॉड अपॉन जेड माइनस ए का मॉड और ये हो जाएगा डी जेड का मॉड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए यहां और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया। अब देखिएगा, हाँ अब नेक्स्ट देखिएगा, चूंकि जो फलन एफ जेड है, ये फलन एफ जेड इस समृद्ध कंटूर सी के अंदर और ऊपर विश्लेषित है, सी के अंदर व ऊपर क्या है, एनालिटिक है, विश्लेषित है। ये हमें दिया हुआ था थ्योरम में, विश्लेषित है। और विश्लेषित है तो संतत भी होगा, क्योंकि विश्लेषित है तो अवकलनीय होगा और प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो अतः फलन एफ जेड, देखिए एक एक कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूं। अतः फलन एफ जेड सी के अंदर व ऊपर संतत है, सी के अंदर व ऊपर क्या है, संतत है। संतत हो गया और संतत है तो अतः z बराबर a पर भी एफ जेड क्या है, संतत है। और z बराबर a पर संतत है तो क्या लगेगी, संततता की कोशी की परिभाषा लगेगी। अतः संततता की कौशी परिभाषा से, संततता की कौशी परिभाषा से, और संततता की कौशी की परिभाषा हमने कल भी यूज की थी एक थ्योरम में, क्या परसों भी यूज की थी। क्या होती है संततता की कौशी की परिभाषा, कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होता है कि सच दैट एफ जेड माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन जेड माइनस ए का मॉड लेस देन डेल, जहां एप्सिलॉन और डेल क्या होते हैं, टेंड्स टू 0 होते हैं, सूक्ष्म संख्याएं। और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 4 का समीकरण 3 में यूज करेंगे तो यूज 4 इन 3 तो यूज 4 इन 3। तो समीकरण 4 का समीकरण 3 में यूज करेंगे तो देखिएगा LHS तो सेम चलेगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे बड़ी संख्या लिख रहे हैं ना, तो बड़ी संख्या आ रही है तो ग्रेटर देन का ही साइन रहेगा। अब आप ये बोलोगे सर ये इक्वल का साइन क्यों नहीं हटा, इक्वल का साइन इसलिए नहीं हटा क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, टेंड्स टू 0 है, एक सूक्ष्म संख्या है और सूक्ष्म संख्या होने के नाते ये वैल्यू को ज्यादा इफेक्टिव नहीं करेगी, इसलिए इक्वल का साइन भी आएगा। ठीक है। और z माइनस a की वैल्यू हम देखिए, z माइनस a की वैल्यू हमने r लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, यदि पता हो तो आपको, तो ये r हो गई और ये हो गया dz का मॉड। ठीक है। तो इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ और लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन गामा और ये हो जाएगा dz का मॉड, dz का मॉड। ओके हाँ जी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस
2 पाई आयोटा एफ का मॉड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर इनटू, अब dz का जब मॉड करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालोगे आप। तो dz की वैल्यू हमने निकाली थी और उसको जब पुट करोगे तो वो r आएगी और r से r कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एप्सिलॉन बचा। तो इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a dz माइनस 2 पाई आयोटा f a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। चूंकि एप्सिलॉन क्या है, एक स्वेच्छ धनात्मक अल्प संख्या है। चूंकि एप्सिलॉन क्या है, चूंकि एप्सिलॉन एक स्वेच्छ धनात्मक अल्प संख्या है, अतः एप्सिलॉन बराबर 0 लेने पर, स्वेच्छ अल्प संख्या है तो एप्सिलॉन बराबर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, और 0 ले लिया तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a dz माइनस 2 पाई आयोटा f a का मॉड लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा जो मॉड में संख्या होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और जो पॉजिटिव संख्या होगी वो कभी भी क्या, 0 से छोटी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए क्या लेंगे, इसको बराबर 0 लेंगे। तो अतः जो मॉड वाली संख्या है वो हमेशा 0 से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए 0 के बराबर, तो dz माइनस 2 पाई आयोटा f a बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको यही बोला था, देखिएगा उस इक्वेशन में कि जब मोड लगाया था, कि मोड क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को आरएचएस पार्ट क्या लेके आना है, 0। तो आरएचएस पार्ट 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, इसलिए कर रहे हैं। अब बस इसको इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो fz अपॉन z माइनस a dz बराबर 2 पाई आयोटा f। अब 2 पाई आयोटा डिवाइड में चला जाएगा तो f a बराबर आ गया, f a बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a और dz, और यही हमारा कॉची समाकल सूत्र होता है। यही हमारा क्या है, कॉची समाकल सूत्र, यही हमें प्रूफ करना था, कॉची समाकल सूत्र। देखिए वह दीजिए, बस देखिएगा आपको ये लग रहा होगा सर इतनी बड़ी थ्योरम है हम कैसे करेंगे, जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। देखिए एक बार आप मेरी क्लास में, फिर आप मेरे जो नोट्स हैं उनको देखें, एक बार देख के इसकी प्रैक्टिस करें, फिर बिना देखे इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। और बेहद ईजी है, बस इसका जो कंसेप्ट है उसको समझ लें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कॉची समाकल सूत्र जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट था, 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ है और इसलिए मैंने आपको ये करवाया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हमारे जो वीडियोज़ हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।